ठीक है, कल तक पूरा होमवर्क कर लिया क्या? हाँ, किसने नहीं किया होमवर्क? देखो मेरे साथ है ना, मैं जनवरी को यही बोलता हूँ, तो बाकी टीचर का नहीं मालूम, लेकिन दे आर वेरी ऑनेस्ट विथ मी। ठीक है, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, मैं कोई डांटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम कोई 10वीं के बच्चे नहीं हो। कितना होमवर्क किया, कितना नहीं किया, वो बताओ। पूरा किया इसी का, बहुत बढ़िया। तेरा मैच हुआ इसी का सारा, बहुत बढ़िया। इजी क्वेश्चन थे एकदम। अपन, हाँ ठीक है ना, लेकिन अपन जो क्लास में कर रहे हो उससे तो इजी क्वेश्चन ही है वो। ठीक है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बोला। तुमने किया जिया पूरा होमवर्क, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वो तुमने किया आज तक पक्का? कुछ क्या रॉन्ग हुआ तेरा? रॉन्ग हुआ कुछ? हाँ डाउट है ना, कौन सा क्वेश्चन में बताओ? 3 में डाउट है, एक सेकंड ओपन कर लेना। हाँ जी 3 आ गया। हाँ हम्म वो पहले माइनस किया और उसके बाद ये किया, एडजस्ट किया। तो वो तो ऑप्शनल थी ना, काई की? हाँ हाँ, क्वेश्चन में लिखा है ना वो चीज रिक्वायरमेंट में, दैट इज एन ऑप्शन, दैट इज फाइन, बट इफ इट इज told in the question then you have to do it. अरे कमाल है यार तुम। हाँ हाँ वो बोल रहा था वो तो एस 10 की, वाह। तो मतलब एग्जाम में तू बोलेगा 20 के क्वेश्चन 20 के सॉल्व करूं, वो एक्सेस बोला हुआ है, तो पहले तो तू एक्सेस ही निकालेगी ना। और एक्सेस में क्या बोलता है, देखो एक्सेस का ऑप्शन सिंपल है कि तुम या तो साल के उसकी लाइफ खत्म होने के बाद में, या उसको भेज दिया वॉट एवर इट में भी, उसके बाद में तुम उसको जो भी तुम्हारा आर में पड़ा है उसको रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर कर दो, नंबर 1। नंबर 2 क्या बोलता है कि यार कुछ लोग ये बोलते थे सर आखिरी ईयर में पूरा ट्रांसफर करने से एकदम से रिटर्न अर्निंग बढ़ के दिखता, तो वो गलत दिख रहा सर। तो फिर उन्होंने ऑप्शन दिया कि तुम हर साल जितना तुम्हारा रिवैल्यूएशन के कारण, जितना तुम्हारा रिवैल्यूएशन के कारण एक्सेस डेप्रिसिएशन गया है, उतना उतना करस्पॉन्डिंग तुम रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा तुम्हारा, जैसा हम लोग डेप्रिसिएशन का अपना क्या कंसेप्ट है कि सर सालों साल डालो ताकि वियर एंड टियर जो भी उसका हो रहा है प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो, तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि रिवॉल्यूशन रिजर्व को भी सालों साल डालो ताकि रिटर्न अर्निंग प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो। और तुमको इसको एक और लॉजिक बताओ क्या है, तू जितना रिवॉल्यूशन समझो, एक अज्यूम कर, रिवॉल्यूशन के पहले जो पीएनएल में डेप्रिसिएशन किया वो 1 लाख गया, कितना गया? ठीक है, रिवॉल्यूशन करने के कारण पीएनएल में जो डेप्रिसिएशन गया वो गया 1.5 लाख, कितना गया? 1.5 लाख, बराबर है। अब तेरा पीएनएल 50,000 से एक्स्ट्रा डेबिट हुआ है, बराबर है। मतलब पीएनएल कहा जाता, रिटेन अर्निंग में जाता, मतलब रिटेन अर्निंग में 50,000 से एक्स्ट्रा गड्ढा हुआ है। ठीक है, और अगर तू ये एक्सेस वाला मेथड फॉलो करेगी तो तू 50,000 का अमाउंट आरआर से निकल के रिटेन अर्निंग में डालेगी, मतलब तू गड्ढा भर रही है, मतलब अल्टीमेटली 1 लाख ही गया डेप्रिसिएशन, है ना। यहां से कोई गड्ढा करके गया और तू पीछे से आगे गड्ढा भर दी। ठीक है, बस वो वाली बात है। और कोई डाउट है? 88 डाउट पूछते ना मेरे को मजा आता, मेरे को अच्छा लगता। डाउट नहीं पूछते ना तो मेरे को इनसिक्योरिटी फील होती कि कहीं मेरे को क्लास में क्वेश्चन कराना चाहिए क्या, ये क्लास में कराने लायक 2-3 क्वेश्चन है कल जैसा मैंने कराया था। ठीक है, क्योंकि मेरा सिंपल सा मानना है ऑफलाइन क्लास में कभी भी स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया, मेरे खुद के एग्जाम्पल से पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन नया आएगा तो मैं रहूंगा क्या वहां पे? अब तुमने सब खुद से सॉल्व किया, मतलब तुम सब नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तुमने थोड़ी पहले देखे हुए, तो यू आर बिकमिंग एग्जाम रेडी। और वही जो फैकल्टी क्लास में कराती है ना पागल के जैसे, वो बच्चे क्लास में कंफर्टेबल फील करते हैं और वो खुद से कभी करने वाला नहीं, और फिर वही एग्जाम में आएगा तो नहीं आएगा। चल अभी इसकी एंट्री बताता हूँ, प्लीज पास जर्नल एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, देखो सबसे पहला हम डेप्रिसिएशन कैसे पार्क करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
ठीक है। अब तेरा ग्रॉस ब्लॉक जीबी, ठीक है, तेरा जीबी मान ले 100 रुपीज है, ठीक है। तेरा डेप्रिसिएशन का एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड डीपी, एडीपी लिखो एक बार के लिए, ठीक है, ये मान लो तेरा है 20, तो तेरा बैलेंस शीट में कितना जाता, 80। ऐसा प्रेजेंटेशन करते हैं अपन, और ये 80 को प्यार से क्या बोलते हैं, नेट ब्लॉक। वैसा ही वो बोल रहा, अच्छा ये अपन क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स है उनको दिखे कि ये एसेट हम लोग खरीदी कितनी थी ओरिजिनल में, और जब से खरीदी थी तब से हम कितना इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके। ये प्रेजेंटेशन ऐसा दिखाना है अपने को, क्या दिखाना है, प्रेजेंटेशन ऐसा दिखाना है, समझा ना। जैसे नरीमन पॉइंट की बिल्डिंग है ना, और नरीमन पॉइंट की बिल्डिंग आज खड़ी है सिर्फ 20 करोड़ में, कोई भी उस बिल्डिंग देखेगा तो अगर मान ले ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं है तो उसको अजीब लगेगा, क्या नरीमन पॉइंट पे आज बिल्डिंग लेने जाओ मुंबई में तो 200 करोड़ के नीचे नहीं है, पर इनकी बैलेंस शीट में सिर्फ 20 करोड़ पे दिख रही है। फिर अगर ये ऐसा प्रेजेंटेशन रहेगा तो उसको क्या दिखेगा कि नहीं 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 नहीं, खरीदी 100 में थी उन्होंने, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके वो 20 था, समझा, है ना। सिमिलरली इंपेयरमेंट में भी ऐसा ही एडवाइजेबल है कि आप पीएनएल में इंपेयरमेंट बोल के डालो और उसका एक प्रोविजन क्रिएट करो, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, या फिर आप उसको प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, वो भी इस तरीके से 50 नेगेटिव करके यहाँ पे नेट ब्लॉक आता है। तो उन्होंने वही किया, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट मतलब ये जाएगा तेरा पीएनएल में, टू प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट ये जाएगा तेरा बैलेंस शीट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तेरा होगा 100 रुपए से, और इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट तेरा क्रेडिट होगा 100 रुपए से, क्योंकि तू फाउंडेशन में लेजर अकाउंटिंग पास करती थी, उसमें तू अलग अलग बनाती थी ना, प्रिंटिंग स्टेशनरी का अलग बना लिया, इसका अलग बना लिया, फिर हम क्या करते थे, उठा उठा के उसको पीएनएल में ले जाते थे, ठीक है। ये लोग ऐसी सेट ऑफ एंट्रीज कभी कभी पास करते हैं, कभी कभी सेकेंड वाली एंट्री पास नहीं करते, कभी कभी सेकेंड वाली एंट्री पास नहीं करते। सर हमने करना क्या, मेरे हिसाब से कर देना। सर नहीं किए तो क्या होगा, मेरे हिसाब से पर्सनली मार्क्स नहीं जाते, मैंने अकाउंट्स के चेकर सदस्य आंसर्स देख रखे हैं, दे गिव अ लॉट ऑफ अल्टरनेटिव आंसर्स, ठीक है। देखिए इफ यू पास अ कंबाइंड एंट्री, है ना, सो दे विल गिव बोथ द सॉल्यूशन। नाउअडेज दे हैव इंप्रूव्ड देमसेल्व्स फॉर गिविंग अल्टरनेटिव आंसर्स, ठीक है। हाँ लाना पड़ेगा ना, एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन है ये, वीनस लिमिटेड के पास में फिक्स एसेट है विच इज क्रिएटेड इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021 एट 500 लाख, ठीक है, एज एट द डेट, मतलब ये 31 मार्च की कैरिंग अमाउंट हो गई, बराबर है, एज एट दैट डेट मतलब उस दिन पे द वैल्यू इन यूज इज 400 लाख, ठीक है, एंड द नेट सेलिंग प्राइस इज 375, मतलब हमारे लिए क्या लेंगे हम लोग, 400 लेंगे विच एवर सर, क्योंकि अगर मेरी नेट सेलिंग प्राइस 370 है और उसको यूज करके मैं 400 कमा रहा हूं, तो मैं 400 का फिर मैं बेचूंगा क्यों उसको, मैं यूज ही करूंगा, ठीक है। अब फ्रॉम द अबव डेटा कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हुआ, 500 माइनस 400, 100 आ गया ना 100। अच्छा तो वो एंट्री बोल रही क्या, ठीक है, वो यहाँ पे देख क्या लिखा है, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। अब उन्होंने सिर्फ इंपेयरमेंट की बैलेंस खुद इंपेयरमेंट पर्सपेक्टिव से एंट्री दी है, उनका ये बोलना है कि जब तू प्रोविजन के ये पास कर दी ना सेकंड वाला, मतलब ऑटोमेटिकली तेरा कैरिंग अमाउंट कम हो गया ना, तो उतने से तेरे सी अब एसेट को लेके कोई एंट्री दूसरी नहीं आएगी ना, तूने प्रोविजन पास कर दी ना, ये प्रोविजन क्या जाएगा तेरा ग्रॉस ब्लॉक से माइनस होगा ना, अब एंट्री क्या पास करेगी तू, और वो तो प्रेजेंटेशन है ना, ये तो तू कंफ्यूज क्यों हुई, क्योंकि अपन हर बार पीपी अकाउंट डायरेक्टली क्रेडिट करते हैं, इन्होंने बोला प्रोविजन बनाना है, समझा ना बात, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे सेशन का पूरा की पूरा 1.5 घंटा मेरे होमवर्क के दिए हुए डाउट्स में गया, तो मेरे को खुशी खुशी चलना, डाउट है और नहीं पूछे नंबर 1, या किया ही नहीं नंबर 2, ये मेरी अपेक्षा आपसे नहीं, ठीक है। तेरा डाउट सॉल्व हुआ है ना, थैंक यू फॉर द डाउट। इंपेयरमेंट ये प्रोविजन, नहीं नहीं तू तो नेट ब्लॉक पे ले जा रहा फिर इसको, ये बिल्कुल मत करना, ये बिल्कुल मत करना, तू हर बार प्रोविजन क्रिएट करना, ये मत करना,
क्योंकि फिर अपन प्रेजेंटेशन क्या फॉलो करते नमित, ऐसा करते ना अपन, उसको नेट कब करते जब बोला हुआ है, AS10 ने बोला हुआ था ना, अपने को नेट करने बोला हुआ नहीं है, अपने को हर बार प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना है, ग्रॉस ब्लॉक माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी यही होता है। हाँ, प्रोविजन से ही पास करना, यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स। हाँ, कंसेप्ट है वो तो यार, ठीक है। और कुछ डाउट आस्था, सॉल्व हो गया वो वाला डाउट कन्विंसिंगली, पक्का, ठीक है। अच्छा, किसी को ऐसा लगता है, मान लो कि भाई मेरे को कुछ छोटा सा डाउट है और मैं असमंजस में हूँ कि मैं क्लास में पूछूं नहीं पूछूं, क्या नहीं पूछूं, होता है तुम्हारी एज में, मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर दो, मैं तुमको वैसे हेल्प कर दूंगा, क्लास के बाद में रुक के हेल्प कर दूंगा। बट क्या करना है, पूछना है, पूछने में शर्माना नहीं है, पब्लिकली नहीं पूछना है तो प्राइवेट में पूछना है। मैं कभी भी जज नहीं करूंगा डाउट के बेसिस पे, पहले ही बोल रहा हूं, नहीं पूछोगे तो तुमसे ज्यादा मेरा नुकसान है, ठीक है। आगे बढ़ू, चल अब आ जाओ, अब हम लोग आ जाएंगे अपने कंसेप्ट में। यस, सो कैन आई अज्यूम वेरी वेरी सेफली दैट वी हैव डन अभी तक के पूरे इंपेयरमेंट के जितने भी होमवर्क और कंसेप्ट सारा हो गया, क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूं, पक्का, ठीक है। नमित किया होमवर्क पूरा किया, आंसर क्या, ये एक्चुअली ना अपन इधर पढ़ने वाले हैं AS26 में, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी तूने बोला तो समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, है ना। मान लो तुम डेवलप कर रहे हो AI का नाम है M27, ठीक है। अब ये AI तेरा इंटेंजिबल एसेट बनेगा कभी जिंदगी में, क्योंकि टेंजिबल तो है नहीं, AI को तू हाथ लगा सकता है कैसा, नहीं, ठीक है। अब AI ऐसा सोच लिया और बन गया, ऐसा है क्या, नहीं। AI कैसे बनता, AI पहले रिसर्च होगा, कोई भी चीज पहले रिसर्च होती है, अगर हम इंटेंजिबल की बात करेंगे तो पहले होगा रिसर्च, बराबर है। अब ये रिसर्च में खर्चा लगेगा, है ना, साइंटिस्ट हायर करेंगे, उनको अपने को पैसा देना पड़ेगा, है ना, वो कोडिंग करवाएंगे, चीजों की टेस्टिंग करवाएंगे, 10-10 सिनेरियो डालेंगे, इट इज बेसिकली मैन पावर का मेजर खर्चा इसके अंदर है। ये खर्चा है मान लो 100 करोड़, ठीक है ना। अभी शुभम सर कौन है, शुभम सर M27 कंपनी के मालक है, ठीक है। और तुम हो मेरे एम्प्लॉय या प्रोफेशनल से बोल लो, ठीक है। अब तुम्हारा एक पायलट वर्जन, मतलब एक ट्रायल वर्जन रेडी है, ठीक है। अब तुम देखो, कभी भी ध्यान रखना, AS10 किसको लगता है, नहीं, टेंजिबल पीपी, क्या बोलेंगे, जोर की 5 बार बोलो, टेंजिबल पीपी, टेंजिबल पीपी, टेंजिबल पीपी, टेंजिबल पीपी, टेंजिबल पीपी। तो AS10 के कंसेप्ट आप सॉफ्टवेयर में मिला लोगे क्या, नहीं, है ना। AS10 के कंसेप्ट सॉफ्टवेयर में नहीं मिलाने का, ठीक है। अब ये आए मेरे पास में और ये मेरे को बोलते हैं सर ये हमारा एक पायलट वर्जन रिसर्च वाला रेडी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है, अब 1 महीने तुम मालदीव घूमने जाओ, और 1 महीना मैंने ये जो पायलट है वो मार्केट में फ्लोट कर दिया, मतलब मार्केट में लोगों को दे दिया, कॉमन मैन को दे दिया, यूज करो फ्री में, क्योंकि कॉमन मैन यूज करेगा 10 चीजें फाइंड आउट करेगा और हमको समझ में आएगा कि जनरल पब्लिक के लिए वो कितना यूजफुल है, क्या मेरे को चेंजेस करने हैं, ठीक है। या फिर जनरल पब्लिक के लिए यूजफुल है कि मैं कच्चे के डब्बे में डाल दूं, ठीक है। अब क्या हुआ, 1 महीना हो गया, अब यहाँ पे आ रहा है कि हाँ यूजफुल है भाई, चीज तो बढ़िया है, अब इसमें अपन पैसा कमा सकते हैं। तो अब रिसर्च फेज खत्म हो गया, अब चालू हो गया डेवलपमेंट फेज। अब शुभम ने क्या बोला आपको, शुभम बोला भैया तुम हो मेरे शेर, तुमने कर दिया एक सोना, तुमने पैदा कर दिया, अब सोना उगा दिया, अब तुम 100 के जगह पे 1000 करोड़ लो और इसका रियल मार्केट वर्जन तैयार करो। अब ये जो डेवलपमेंट के खर्चे है ना, यहां पे एस्टेब्लिश हो गया कि ये तुम्हारा आगे जाके एसेट बनने वाला है। तो सरकार ने क्या बोला कि ये जो रिसर्च पे लगा हुआ खर्चा है इसको तू P&L में डाल, इसको कैपिटलाइज मत करना, ठीक है, क्योंकि तू AS10 फॉलो नहीं कर रहा। क्यों कैपिटलाइज नहीं करना, क्योंकि सरकार क्या बोलती है कि मान लो तेरा पायलट वेस्ट है, तो शुभम क्या बोलेगा, इसको कचरे के डब्बे में डाल,
और आगे से तेरा मुंह मत दिखाना, क्योंकि तूने 100 करोड़ मेरे बर्बाद कर दिए। ठीक है, तो सरकार क्या बोलती है, जब तक रिसर्च फेज खत्म होकर डेवलपमेंट फेज चालू नहीं होती है तब तक कोई भी खर्चा कैपिटलाइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे उसने वही बोला कि जो एक्सपेंडिचर रिसर्च फेज का है वो पीएनएल में जाएगा, जो डेवलपमेंट फेज का है वो कैपिटलाइज होगा। तो मेरे को पता नमित, तो इम्पेयरमेंट तो पीपीई का ही करता है ना, इम्पेयरमेंट तो तू पीपी का ही करता है ना। अब तेरे लिए पीपी क्या है, तेरे लिए पीपी ये है ना, क्योंकि डेवलपमेंट का खर्चा ही तो कैपिटलाइज हो रहा है। तो इन शॉर्ट ये तेरी क्या है, पीपीई है, और ये तेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है। बराबर है, सही बात है ना। कभी भी अपन यही बोलते हैं ना कि अगर मान लो 200 का खर्चा हुआ तो 200 के खर्चे में दो ही बातें हो सकती है, या तो वो खर्चा तेरा एसेट होगा या वो तेरा एक्सपेंड होगा। अगर वो एसेट है तो यहाँ तेरा इंपेयरमेंट लग सकता है, अगर वो खर्चा है तो वो तो 100% चला गया ना भाई पीएनएल में, उसको क्या इंपेयर करता और, समझा। आगे बढ़ू, हाँ बढ़िया। और किसी को डाउट, तूने होमवर्क किया, बता निकाल के सारे क्वेश्चंस आए। कौन, ठीक है, कौन से क्वेश्चन है वो, ठीक है निकाल के रख, मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर निकाल के रखो। चलो मैं चालू करूँ आगे। हाँ, अभी तुम्हें एक मजेदार टॉपिक पढ़ना है, भयानक, मतलब भयानक मतलब अच्छा टॉपिक है, ठीक है, लॉजिकल टॉपिक है। पहले तो है ना ऐसे आंख बंद करो, एकदम स्ट्रेट बैठ जाओ, चश्मे वाले चश्मे निकाल लो, ठीक है, आंख बंद करो, सोना मत, ठीक है। अब इमेजिन करो कि आपका मई 27 में अकाउंट्स का एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम है, आप एग्जाम के लिए एलआरटी जा रहे हो, सब एज अ ग्रुप एलआरटी में ऊपर चढ़ रहे हो, सब लोग अकाउंट से लड़ाई करने के लिए रेडी है। आपके सामने पेपर आया, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है, आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1A AS2 एज इट इज ज्वाइंट कन्वर्जन वाला कॉस्ट क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1B इम्पेयरमेंट, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इम्पेयरमेंट निकालना है, जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन का एक्सट्रैक्ट बनाना है। कोई सीजीयू नहीं, कोई रिवॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। उसके बाद में आया AS10, AS10 में मस्त सा रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन, कि पहले रिवैल्यू हो रहा, अगले साल डिवैल्यू हो रहा, फर्स्ट रिवर्स द पास्ट देन फॉलो द प्रेजेंट। तीनों क्वेश्चन 1A 1B 1C, तीनों क्वेश्चन 5-5 मार्क के सामने फोकट में दिख गए। घंटी चालू हुई, 15 मिनट में तुमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए एज इट इज करेक्ट। क्वेश्चन पढ़ते वक्त हर एक चीज पे ध्यान दिया, अंडरलाइन किया, बॉक्स बनाया, ताकि कोई भी चीज मिस ना हो और सिली मिस्टेक ना हो। धीरे धीरे आँख खोल लो, समझ में आया, ये रियलिटी है, यही होगा। हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में मत जीना कि हर क्वेश्चन नया आएगा। अगर अकाउंट्स में 80 नहीं लाया ना तो कोई मकसद ही नहीं तुम्हारी जिंदगी का। 80 मार्क अकाउंट्स में लाना है। कितने भूमि, 80। आस्था, मैंने 1,20,000 का 12,000 ले लिया, वैसा मत करना। ज्ञान हो कि भी वो ज्ञान, हनुमान जी के पास में ज्ञान था लेकिन वो ज्ञान भूल चुके थे, भगवान के काम नहीं आ रहा था ज्ञान, ज्ञान याद दिलाना पड़ा फिर, समझा। ज्ञान होके भी वो अगर काम ना है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं, ठीक है। चलो चालू करो, अभी देखो फटाफट सीजी, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 100% क्वेश्चन इजी आएगा। इसका क्वेश्चन इंटर लेवल पर डिफिकल्ट आ ही नहीं सकता, ठीक है, कंसेप्ट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। अब देखो बात समझो, सीजीयू क्या है सर, कैश जनरेटिंग यूनिट, इंग्लिश की बात करेंगे, ठीक है। तो कैश जनरेटिंग यूनिट मतलब ऐसे यूनिट्स जो कैश जनरेट कर रहे हैं, करेक्ट है। अभी इंपेयरमेंट किसका होता है, क्या बात है, इंपेयरमेंट किसका होता है, पीपी बोलो बेटा, एसेट तो इन्वेंट्री भी है, इंपेयरमेंट किसका होता है, जोड़ की बोलो यार, तुम जितना जोड़ की बोलोगे मेरे को धीरे बोलना पड़ेगा। इंपेयरमेंट किसका होता है, ठीक है ना। तो ऐसे पीपी
ऐसे पीपीई जो कैश जनरेट कर सकते हैं उनको बोलते हैं सीजीयू। सुनना, अब ये माइक है, ये माइक मेरा पीपीई है क्या? डेफिनेटली है। आई एम यूजिंग दिस इन बिजनेस पर्पस, है ना। कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, राइट, एंड आई एम गेनिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम इट, दिस इज माई पीपीई। करेक्ट है। ये मोबाइल मेरा पीपीई है क्या? डेफिनेटली है। आई एम जनरेटिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मोबाइल के कारण, ये मेरा पीपीई है। करेक्ट है। आईपैड मेरा पीपीई है क्या? बिल्कुल है मेरा पीपीई। करेक्ट है ना। अब तुम मेरे को बताओ, क्या ये माइक इंडिविजुअली इंडिविजुअली मेरे लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट कर सकता? नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरे पास में अगर आईपैड नहीं है तो माइक कुछ काम का है क्या? मेरे पास में अगर मान लो ये पैनल नहीं है तो माइक कुछ काम का है क्या? राइट, है ना। मेरे पास में मान लो ये नहीं है तो माइक कुछ काम का है क्या? तो आप ये बात से एकदम श्योर हो कि सर दिस पीपी, बोलो, कैन नॉट जनरेट कैश, तो ये सीजीयू नहीं है, तो ये सीजीयू, ये पीपी है लेकिन सीजीयू नहीं है। ठीक है। लेकिन सर आपने बोला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज ये मेरे लिए कैश जनरेट नहीं कर सकता। समझा ना? ठीक है। अब सुनो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होंगे वो सुनो। हो गया। अब मान ले आईपैड है और मैं टीचिंग सेटअप की बात करता हूँ। आईपैड मेरे लिए कैश जनरेट कर सकता है क्या इंडिविजुअली? नहीं कर सकता। टीचिंग में क्यों नहीं? मेरे पास माइक ही नहीं है, मेरे पास पैनल नहीं है। तेरे को दिखेगा कुछ मैं जो लिख रहा हूँ? नहीं दिखेगा ना। मैं ऐसा आईपैड दिखा दिखा के पढ़ा सकता क्या? नहीं ना। मतलब तुमको पढ़ाने के लिए आईपैड से ज्यादा पैनल इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है। तो क्या मैं इससे टीचिंग सेटअप में कैश जनरेट कर सकता क्या? नहीं कर सकता। समझा ना क्यों नहीं कर सकता? अब बताओ, ये माइक है, मेरे पास ये माइक है, ना आईपैड है, ना ये वाला माइक है, ना पैनल है, ना कंप्यूटर है, ना सीपीयू। ये माइक से मैं कुछ कर सकता क्या? फिर नहीं कर सकता। टीचिंग सेटअप में कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मेरा बोलने का मतलब है ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे इंडिविजुअली कैश जनरेट नहीं कर सकते। बराबर है। लेकिन मैं इन सबको पुट टुगेदर देखो, मैं बोलू माइक प्लस आईपैड प्लस कॉलर माइक, all this put together, plus panel plus monitor plus cpu, all this put together, these people as a whole, as a group, they are a cash generating unit। बराबर है। तो वो यही बोल रहा है समटाइम्स इंडिविजुअल एसेट्स डू नॉट हैव इंडिविजुअल वैल्यू इन यूज। आप इंडिविजुअल वैल्यू इन यूज निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो इंडिविजुअली आपके लिए वैल्यू जनरेट नहीं कर सकते। जैसे कि आईपैड हो गया इन अ टीचिंग सेटअप, इंडिविजुअल इंपेयरमेंट टेस्ट पॉसिबल ही नहीं है। अरे जब तू वैल्यू इन यूज आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रही है तो तू उसका रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकाल सकती। रिकवरेबल अमाउंट तू नहीं निकाल सकती तो उसका इंपेयरमेंट नहीं कर सकती। सॉल्यूशन क्या है? कंडक्ट इंपेयरमेंट टेस्ट एज अ सीजीयू। सीजीयू क्या है? CGU is a group of assets. CGU is a group of assets that generates cash flows together. यहां तक समझा क्या? एक बार आंख बंद करो, तुमको मैं 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं। जो मैंने बोला इसको स्टेप बाय स्टेप अपने शरीर में लेके आ जाओ। आंख बंद करो। ठीक है, हो गया? सबका हो गया? एकदम शांति से, कोई घाई नहीं है, शांति से। तुमको समझ गया सर ये सीजीयू क्यों नहीं है और सर सीजीयू होता क्या है। अब समझना इसी का कि
सीजीयू इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स। क्या बोले? स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स विच कैन जनरेट कैश ऑन इट्स ओन। मतलब मान लो ये चार चीज मेरे पास में है ना, ये चार चीज मिला के सीजीयू हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए चार नहीं, मेरे को ये दो चाहिए, आईपैड और कॉलर माइक, है ना, तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे लिए इनके बदले ये भी एक सीजीयू है, करेक्ट है। तो बोल रहा है जितना कम कर सको उतना कम कर लेना, लेकिन वो फिर जो भी ग्रुप है, मान लो आपके पांच एसेट है, ए बी सी डी ई, ए और बी मिला के कैश जनरेट कर सकते ना, तो ए और बी मिला के सीजीयू वन कर दो उसको, ठीक है ना, समझा ना, करेक्ट ना। तो वो बोल रहा है कि सीजीयू इज द ग्रुप ऑफ एसेट्स दैट जनरेट्स कैश फ्लोज टुगेदर, करेक्ट है। ये जो चीज है ना, ये सीए फाइनल में बहुत टेस्ट होती है, इंटर में नहीं होती टेस्ट। इंटर में अगर सीजीयू आ गया तो बच्चे बोलते हैं टफ है। मेरे हिसाब से अभी मैं पढ़ाऊंगा ना, आप बोलेंगे सर आप क्या टीचर हो, बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन बच्चे बोलते टफ है, ऐसे भी नहीं पूछता है, क्वेश्चंस भी नहीं है, मैं बना के लाया, ठीक है। चलो अब सुनो, और मेरी वो हैबिट नहीं है कि मैं बोल दूं कि भाई नहीं आता तो एकदम ही छोड़ दो, एकदम मैं नहीं छोड़ता, अपन पढ़ते पूरा, ठीक है। अब सुनो, अब मैंने एक एग्जांपल देखते छोटा सा, ठीक है। अभी ये अपने एसेट्स है, लैपटॉप, कैमरा, माइक, आईपैड, टोटल, बराबर है। ये ऑनलाइन टीचिंग का सेटअप हो गया। ये इंडिविजुअली भूमि, ये इंडिविजुअली कुछ जनरेट कर सकते हैं कैश नहीं, ये बोलते हैं हमको तेरा साथ चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इनको मैं सीजीयू बोलूंगा, क्योंकि ये एज अ ग्रुप दे जनरेट कैश, ठीक है। अब सुनो, कैरिंग अमाउंट गिवन, इनका क्वेश्चन में कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है, बोले लैपटॉप का 200 है, कैमरा का 300, माइक का 100, आईपैड का 50, बराबर है। इन सब का टोटल कैरिंग अमाउंट, मतलब किसका कैरिंग अमाउंट हो गया ये? बेहतरीन, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, तू इंडिविजुअली इन लोगों का रिकवरेबल अमाउंट निकाल सकता क्या? तू इंडिविजुअली इन सबका रिकवरेबल अमाउंट निकाल सकता क्या? नहीं, बिकॉज इंडिविजुअली दे डोंट जनरेट वैल्यू इन यूज, करेक्ट। दैट इज द रीजन व्हाई यू आर क्लासिफाइंग देम एज अ सीजी, बराबर है। अभी तुम क्या करोगे, सब स्टेप नंबर वन बोलो, स्टेप नंबर वन, डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द सीजीयू, बोलो। ये स्टेप नंबर वन है, करेक्ट है। डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू। अपनी नोट्स बनाई कि तुमने इंपेयरमेंट की पूरी एकदम लाइव है, शानदार बच्चे, ठीक है। अगला पेज ओपन करो, फटाफट ऊपर लिखो हेडिंग, कैश जनरेटिंग यूनिट्स, लिखो जल्दी जल्दी हेडिंग, आज बहुत सारा काम है। लिखा, ठीक है, कैश जनरेटिंग यूनिट, और ये जो है ना तीन, ये सब लिखो, यहां तक पूरा लिखो, ये एग्जाम्पल के ऊपर तक पूरा लिखो। लिखा क्या? लिखा? लिखा क्या?
ठीक है, अब लिखो स्टेप नंबर 1, डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू। डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू लिखा, ठीक है। फिर ये एग्जांपल लिखो। लिखा क्या? चलो, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चालू करूं? ठीक है, सबसे पहला क्या करने का ना, मैं जैसे याद रखता हूं, सबसे पहले क्या करने का, जो आपकी बिखरी हुई एसेट्स है, सीजीयू को एक पीपी के जैसा ट्रीट करना। सीजीयू को एक पीपी के जैसा ट्रीट करना कि वो एक सिंगल पीपी है ना। तो सबसे पहले तो वो क्या चाहिए, कैरिंग अमाउंट चाहिए, तूने वो निकाल लिया, ठीक है। अब तेरे पास रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब तेरे सिंगल पीपी का जो इंपेयरमेंट है, देखो क्या करना है, ब्रिंग द कैरिंग अमाउंट टू द रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। वो आ गया तेरा 130। जल्दी वहां पर पीछे कोने में, ठीक है। कितना आ गया इंपेयरमेंट? 130। कितना आ गया? 130, करेक्ट है, ठीक है। अब सर ये 130 तो आपने बोला कि पीपी मान लो उसको, आपने निकाल दिया, लेकिन लेकिन सर इसका ये तो सिर्फ एक नाम है सर, सीजीयू, इसके अंदर तो 4 एसेट है ना, ये खुद थोड़ी कोई एसेट है, ये तो एक ग्रुप ऑफ एसेट्स है ना सर। अभी ग्रुप का तो मेरे पास में आ गया इंपेयरमेंट लॉस कितना है, बराबर है, ग्रुप का सर आ गया, लेकिन हमको इंडिविजुअली बांटना पड़ेगा ना सर। वो कैसे बांटूंगा? इनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांट दो, है ना। और फिर उनका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकाल दो। दिवांशी ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये ऐसे ही प्रेजेंटेशन फॉलो करना है। अच्छा, तुम जो इंपेयरमेंट का होमवर्क कर रहे हो प्रेजेंटेशन से कर रहे हो, वो ऐसी रफ में कर रहे हो? जिस जो रफ में कर रहा है ना बेटा, इनको 80 मिलेंगे तो 50 मिलेंगे, समझ लेना। सवेरे सवेरे टाइम पे झूठ नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही मैं बोलता नहीं इन रिलेटेड टू सीए, इन रिलेटेड टीचिंग में कभी झूठ नहीं बोलता। मार्क्स मैंने सर्टिफाइड कॉपी देखी है, राइट आंसर के मार्क्स कटते हुए। बाकी तुम करो जितना रफ में करना है, ना पर्टिकुलर्स डालना, ना अमाउंट लिखना, ना कोई थ्योरी लिखना, बिल्कुल नहीं मिलेगा मार्क्स। अगर तुम इंट्रोडक्टरी थ्योरी नहीं लिख रहे हो तो 1 मार्क पक्का कटने वाला है। और इंट्रोडक्टरी थ्योरी क्या है आपको होता है ना, रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट पे लाना होता है, वो इंपेयरमेंट लॉस को पीएनएल में डालना होता है, खत्म बात। जो मैंने आपको नोट्स लिखवाई है वो थ्योरी है। ये सबने लिख दिया क्या? ये प्रेजेंटेशन का फोटो अपने दिमाग में ले लो, सब लोग देख लो, उसको आंख गड़ा के देख लो और दिमाग में उतार लो प्रेजेंटेशन, ठीक है। ऐसा ही प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा सीजे। अच्छा, स्टेप वाइज बात करें अगर, स्टेप नंबर 1, डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ ग्रुप सीजीयू, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, डिटरमाइन द इंपेयरमेंट लॉस ऑफ द ग्रुप। थर्ड रहेगा अलोकेट द इंपेयरमेंट लॉस टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स। और फोर्थ रहेगा डिटरमाइन द रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट। ये 4 स्टेप प्रोसीजर होता है सीजीयू का। लिखो पहले स्टेप को, स्टेप लिख दो चारों को चारों। ये एग्जांपल के बाद में नीचे लिखो, देखो बेटा मेरी बात, ये ऐसा बॉक्स बनाओ, 5 बार स्टार मारो और फिर स्टेप लिखो 1 2 3 4। स्टेप नंबर 1 क्या है, डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू।
सबसे पहला है स्टेप, determine the carrying amount of CGU। स्टेप नंबर 2 क्या है? determine impairment loss of CGU। थर्ड, allocate impairment loss to individual asset on the basis of carrying amount। और फिर फोर्थ क्या है? determine revised carrying amount of individual। ठीक है, सबने लिख दिया, वेरी वेरी गुड, ये हो गया। अब नीचे आ जाओ, ठीक है। अब देखो, अब है ना, ये तो हो गया नॉर्मल सीजीयू का क्वेश्चन, ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। इंटर तक ऊपर जो मैंने पढ़ाया उतना आने की अपेक्षा है मेरे को, ठीक है। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं इसमें से भी आ सकता है, ठीक है, बट ठीक है, समझ लेंगे। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी समझ लेंगे ना, फाइनल में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। और जिस तरीके से आई से अभी चल रहा है वो लोग इंटर में पूछ सकते हैं। हाल ही में उन्होंने डीटी में एक फाइनल का क्वेश्चन इंटर में डाला था, इसके लिए अपन इसको सीरियसली लेंगे एकदम, ठीक है। सब लोग रेडी है क्या? ठीक है, अब सुनो, लेट्स स्टार्ट। एलोकेशन ऑफ गुडविल टू सीजीयू इन 1 2 3 स्टार्ट। सी, कोई भी अगर ब्रांड है, मान लो हल्दीराम है, कौन है? हल्दीराम। तो ब्रांड का ना एक गुडविल होता है, ब्रांड का एक गुडविल होता है। तो नॉर्मली बैलेंस शीट में गुडविल के नाम से इंटेंजिबल एसेट में वो दिखता है, ठीक है। गुड। अच्छा, गुडविल तो पूरे सर हल्दीराम का पूरा गुडविल है ना, पूरी कंपनी का गुडविल है, वो कंपनी के बैलेंस शीट में दिख रहा है। अब वो गुडविल जो पूरी कंपनी का है, ठीक है, तो वो सब सीजीयू का होगा, है ना। हर एक सीजीयू का वो गुडविल होगा ना। अच्छा, अगर ये आईपैड नहीं होता तो मैं मेरा नाम कमा पाता क्या? नहीं। अगर ये माइक ही नहीं होता तो मैं मेरा नाम कमा पाता क्या? नहीं। अगर ये वाला माइक नहीं था मैं मेरा नाम कमा पाता क्या? नहीं। यार शुभम सर बहुत सही है पढ़ा, लेकिन वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब सेटअप है, बराबर है। तो जो गुडविल है, तुमने होमवर्क किया, जो गुडविल है, जो गुडविल है उसका हर एसेट में योगदान है, मतलब हर एसेट वो गुडविल का हकदार है, मान सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि गुडविल है तो गुडविल तो ऑब्वियसली कैश जनरेट नहीं कर सकती, है ना। गुडविल हैज टू बी एलोकेटेड टू एसेट्स, क्योंकि हर एसेट्स के कारण वो गुडविल बना है या वो गुडविल के कारण एसेट बने हैं, भाई साहब कुछ भी पकड़ लो, समझा? इतनी बात समझ में आई। हम सिर्फ एक प्रिंसिपल एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि गुडविल जो है उसको अपने को एलोकेट करना पड़ेगा सीजीयूज को, इसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, समझा? अब सुन, तेरी कंपनी में 2 सीजीयू है, छोटी कंपनी है, तेरी कंपनी में 2 सीजीयू है, कितने हैं? 2। तो अब वो 2 सीजीयू जो तेरी कंपनी में है, वो दोनों सीजीयू को अपने को ये गुडविल को एलोकेट करना पड़ेगा, समझा? अब देखो, गुडविल प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू मल्टीपल सीजीयू, बराबर है ना। गुडविल के कारण, शुभम सर की गुडविल है, इसके कारण शुभम सर ऑफलाइन क्लास भी ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, मेंटरशिप भी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब 3 सर के सीजी हो गए, तीनों से कैश जनरेट हो रहे हैं और गुडविल है, ठीक है। शुभम सर का गुडविल है, उसका बेनिफिट तीनों को मिल रहा है, ऑनलाइन को भी मिल रहा है, ऑफलाइन को भी मिल रहा है और मेंटरशिप को भी मिल रहा है, करेक्ट है। वैसा ही वो गुडविल जो है वो बेनिफिट देता है मल्टीपल सीजीज को, किसको? मल्टीपल। ऑनलाइन वाला बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, नहीं पूरा गुडविल मेरा है, मेंटरशिप वाला बोल रहा है नहीं 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 मैं नहीं, पूरा क्रेडिट मेरा, पूरा नहीं, वो गुडविल सबको बेनिफिट दे रहे। अगर मेरा 1% नाम है, उसके कारण 2 एडमिशन एम स्क्वायर में हुए, ठीक है, तो वो मेरा गुडविल है, उसका बेनिफिट ऑफलाइन क्लास को मिला। अगर मेरी मेंटरशिप का नाम है, उसके कारण मेरी ऑनलाइन क्लास में बच्चे आए,
समझ रहे बात को? तो वो बोल रहा है गुडविल जो है ना, ये सिर्फ एक सीजीयू को बेनिफिट नहीं करता, सबको करता। हल्दीराम का गुडविल है, वो तुम हल्दीराम के स्टोर में जाके पैकेट मिठाई भी खरीदते हो, ये समझ के कि हल्दीराम मतलब मिठाई अच्छी रहेगी। हल्दीराम है तो स्टोर में जाके लाइव रसमलाई भी खाती है, ये सोच के कि भाई हल्दीराम में तो रसमलाई अच्छी होगी। लेकिन तू गई क्यों हल्दीराम में, गई क्यों हल्दीराम। अब देखो दो बातें होगी, सर गुडविल अलोकेबल होगी, मतलब क्वेश्चन में दिया होगा कि CGU1 को गुडविल 25% अलोकेट होगी, क्यों होगी, मर्जी है, ठीक है। CGU2 को गुडविल 25% अलोकेट होगी और CGU3 को पूरी 50% गुडविल अलोकेट हो जाएगी। ये क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है, समझा यहां तक, है ना। ये पहली बात दिमाग में ये क्लियर करना है कि सर गुडविल अलोकेट होना क्यों होना चाहिए, मैंने बताया, दो एग्जांपल दिए, एक हल्दीराम एक मेरा खुद का, करेक्ट है। सिर्फ ब्रांड का नाम है, इसके लिए तू उसका ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन स्टोर दोनों विजिट कर रही है, समझाना, समझाना बात को एकदम एकदम अच्छे से, क्लियर है। तो पहली चीज, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, गुडविल का बेनिफिट सर सब सीजीयू को मिलता है। तो अब क्वेश्चन अगर थोड़ा इजी रहेगा तो बोलेगा गुडविल अलोकेबल है, मतलब कुछ भी नहीं करना है। सुनना ना, इसके पहले हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 क्या थी, ये बोल ना भाई, डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू। स्टेप नंबर 2 क्या है ना। स्टेप नंबर 3 क्या है, allocate the impairment less to individual assets। और स्टेप नंबर 4 क्या है, इंडिविजुअल एसेट्स का रिवाइज कैरिंग अमाउंट, मतलब इंडिविजुअल एसेट्स जो है वो इंपेयर हो चुकी है, झंझट नहीं, सेम ही चीज होगी, है ना। अगर मान ले पहले इसमें ये चार लोग थे, यहाँ 5वां ऐड हो जाएगा, है ना। जितनी गुडविल इस सीजीयू को गई है वो यहाँ पे 5वां आइटम बोल के आ जाएगी, टोटल कॉलम सरक जाएगा, है ना। रिकवरेबल अमाउंट दी भी होगी, इंपेयरेबल लॉस निकालो, सब में सेम आले जोड़ता करे, समझा। चेंज कितना है, सिर्फ जितना गुडविल अलोकेबल रेशियो दिया हुआ है उतना ये सीजीयू में गुडविल को दे दो, समझा। यहां तक कोई डाउट है किसी को, पक्की बात, एकदम पक्की बात, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें वो बोलता है बॉटम अप अप्रोच यूज करो। सर ये क्या है, जाने दो, ये नाम फैंसी है, कंफ्यूज मत करो, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अपन एग्जांपल से समझ लेंगे, ठीक है। देखो ये गुडविल केस नंबर ए ले लो, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच का इजी नाम, भारतीय नाम अलोकेबल है, कि गुडविल अलोकेबल है, फिर वो बॉटम और टॉप डाउन जाने दो, है ना, सिनोनिम है, अलोकेबल है। अब देख क्या बोला उसने, गुडविल प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू बोथ द सीजीयूज, दो सीजीयू होंगे, कितने होंगे, दो होंगे। बोले दोनों सीजीयू को, किसको, दोनों सीजीयू को गुडविल बेनिफिट देती है। इसमें मैंने एक ही सीजीयू का एग्जांपल लिया, दूसरे का नहीं लिया एक बार के लिए, ठीक है। बोले दोनों सीजीयू को गुडविल बेनिफिट देती है ना। CGU1 को 25% देती है और CGU2 को 75% देती है, ठीक है। मैंने CGU1 का केस यहाँ पे लिया है, जो अपन ऊपर कैरी करते थे, लैपटॉप, कैमरा, आईपैड, ठीक है। मान लो ये तीन चीजें, 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख, ये दिया हुआ था, है ना, करेक्ट है। अब मैंने क्या किया, गुडविल का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जोर की बोलो, तो और जोर की, इसका 25% कितना होता है, देखो गुडविल 50 लाख यहाँ पे आ गया। सेम स्टेप है, स्टेप नंबर 1 क्या है, जिया जोर की बोल, ऑफ सीजीयू, है ना। तो कैरिंग अमाउंट आ गया, लैपटॉप का 10 लाख प्लस, करो कैलकुलेटर पे, 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख आईपैड का प्लस 0.5 लाख गुडविल का, तो सीजीयू का कैरिंग अमाउंट कितना आ गया। सेकेंड स्टेप क्या है, इंपेयरमेंट, रिकवरेबल तुमको दिया होगा, लेकिन ये जो रिकवरेबल अमाउंट है ये तुमको सीजीयू का दिया होगा ना। अरे इंडिविजुअली अगर तुम निकाल पाते तो वो सीजीयू कैसे होता। अगर तू लैपटॉप का इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट निकाल पा रही है, दैट मींस ये खुद एक सीजीयू है। सीजीयू क्या है,
CGU is a PPE that can generate the cache. And if a PPE cannot generate the cache on its own, then it will be merged with some other PPE, group of assets, है ना। अगर मान ले इधर लैपटॉप का दिया होता रिकवरेबल अमाउंट 4 लाख, तो लैपटॉप खुद ही एक सीजीयू है, इसको बाहर निकालते हैं अपन, इसका अलग से इंपेयरमेंट करते हैं, बराबर है ना जी? समझ में आया? पक्का क्लियर है ना? मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अभी तक जितना मैंने सीजीयू पढ़ाया है, ठीक है, मैं स्लाइड स्क्रॉल करूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है? टाइमर ऑफ 2 मिनट्स। हो गया? हो गया सबका? अभी कंफर्टेबल एकदम? सब लोग ने रिवाइज कर लिया फिर से? चलो ठीक है ना? देखो, तो बिल्कुल भी फास्ट जा रहा है क्या? एकदम आराम से कर रहे हो? ठीक है। देखो, कैरिंग अमाउंट दी हुई अब तुम्हारी आ गई 20.5, आ रहे तुम्हारा 18 आ गया, मतलब इंपेयरमेंट लॉस 2.5 आ गया। अब मेरी बात सुन, यहाँ पे, यहां तक तो ऊपर का और नीचे का सेम है, बराबर है। अब मेरी बात सुन, अगर गुडविल क्या कर रहा है? सारे सीजीयू को बेनिफिट दे रहा है, मानते हो नहीं बात? हल्दीराम का ब्रांड नेम है, इसके कारण ऑफलाइन ऑनलाइन सब स्टोर चल रहे हैं, बराबर है। अभी क्या होगा कि अगर इंपेयरमेंट गुडविल के रहने के बावजूद इंपेयरमेंट आ गया, किसके रहने के बावजूद? गुडविल के रहने के बावजूद इंपेयरमेंट आ रहा है। और इंपेयरमेंट क्यों आता है जी? हाँ, जब रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम होती है। रिकवरेबल अमाउंट कम कब होती है? जब उसका वैल्यू इन यूज कम आता है। वैल्यू इन यूज क्या होता है कि तुम उस एसेट से कितना कैश फ्लो जनरेट कर रहे हो, मतलब तुम्हारे कैश फ्लो जनरेशन कम हो गए। यार, हल्दीराम का गुडविल होने के बाद भी कैश फ्लो जनरेशन कम हो गए, रिकवरेबल अमाउंट कम हो गया, इसके कारण इंपेयरमेंट लॉस आया। सबसे पहले ये गद्दार को बैलेंस शीट से बाहर निकालो। इसको, गुडविल नाम का गद्दार जो है ना, जो बोल रहा है मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, तेरे तू क्या ऐसा, तेरे कारण तो गुडविल रिकवरेबल अमाउंट भी नहीं आ रहा मेरा। पहले इंपेयरमेंट लॉस को झापड़ मार के निकालो, इसको बाहर निकालो। 2.5 से पहले अपन गुडविल हटा देंगे। क्या हटा देंगे? अब कितना बचा? 2 लाख बचा। अब जो 2 लाख है, ठीक है, उसको अपन अलोकेट फर्स्ट ऑफसेट 0.5 लाख कंप्लीटली टू द गुडविल। नाउ बैलेंस 2 लाख will be allocated to the laptop, camera, iPad in the ratio of 10:5:12। देखो, अब जो रेशियो में ये बटेगा, देख मुझको सच बता, अब 2 लाख बचे, अब 2 लाख बांटना है, वो 2 लाख इनमें बांटना है कि इनमें बांटना है ना? सिर्फ ये 3 में बांटना है ना, इसमें तो बटेगा नहीं, ये तो जीरो हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इनकी कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांट दूंगा 10:5:5। बच्चे गलती क्या करते, इसको भी कर लेते रेशियो में कंसीडर। तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि एक बार चेक कर लेना, जितना इंपेयरमेंट तूने टोटल तेरी मैच होनी चाहिए, मतलब 2 लाख पूरा अलोकेट हो जाना चाहिए।
तो 2 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 20, 2 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 20, 2 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 20। बात खत्म। ठीक है, सबको खत्म, समझ में आया परीक्षित? एकदम समझ में आया पक्का ना? ये था गुडविल इज अलोकेबल। तो हमने सीजीयू में 2 केस देखे, एक नॉर्मल कुछ भी नहीं है, डिटरमाइन द, बोल चारों स्टेप बोल, पहले खड़ो जा, चारों स्टेप बोल। Determine carrying amount of CGU, determine impairment loss of CGU, allocate the impairment loss to the individual assets and on the basis of कैरिंग अमाउंट, उनकी कैरिंग अमाउंट के बेसिस पे, और फिर उसके बाद में रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकल, तेरा ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट माइनस इंपेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू रिवाइज कैरिंग अमाउंट। बढ़ जा। ठीक है, सेकंड मैंने पढ़ा गुडविल। गुडविल में मैंने पहला पढ़ा है आपको अलोकेबल गुडविल। अलोकेबल गुडविल सिंपल है, अलोकेट कर दो और फिर नॉर्मल यूज कर लो। लेकिन 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 अगर इंपेयरमेंट लॉस आया, पहले गद्दार को निकालो, फिर जो बचा हुआ लॉस है वो मैं बचे हुए लोगों के कैरिंग अमाउंट में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। एम आई क्लियर टू यू? मजा आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? तो फिर हमने रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल ली। देखो ना, 10 में से 1 माइनस हुआ जिया तो 9 बचा, 5 में से 0.5 माइनस हुआ था तो 4.5 बचा। ठीक है, क्लियर है? चलो नीचे आ जाओ, अब मैं दूसरा देखता हूं। ठीक है सर, अब क्या देख रहे हो? अब क्या केस बचा होगा? अनअलोकेबल। अरे सर, एक आपने बोला कि हल्दीराम की गुडविल है, उसको मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अलोकेट कर सकती हूँ। एक कि हल्दीराम वाला बोल रहा है कि ये गुडविल अलोकेबल नहीं है, इसको हम नहीं कर सकते अलोकेट, देयर इज नो प्रॉपर सेंस टू अलोकेट इट, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट अलोकेट इट, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? नहीं सर, वो हल्दीराम की गुडविल तो कब से चलती है, उसके ऑनलाइन ऑफलाइन का कुछ बेनिफिट की बात ही मत करो आप, कोई अलोकेशन नहीं है। ऑनलाइन सेल सिर्फ हल्दीराम के कारण थोड़ी सर, जमाना ऑनलाइन का है, जमाना ही ऑनलाइन का है सर, कन्वीनियंस के लिए लोग कर रहे हैं, हल्दीराम है इसलिए नहीं कर रहे। अलोकेबल नहीं है सर, वो एज अ कंपनी एज अ होल है, ज्यादा की बात मत करो। नया नया के टंडल आया अलोकेट अलोकेट कुछ नहीं, गुडविल गुडविल है, पड़ी है बैलेंस शीट में। ठीक है, समझे बात को? है ना, इसको मैं बोलता हूँ लेजी अप्रोच। क्या बोलते हैं? लेजी अप्रोच, नहीं करना है उसको अलोकेट। अब मैं क्या करूंगा, एक बार अपन पहले पढ़ते नहीं है, दिमाग से सोचते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास कुछ ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं जिनको मिला के सीजीयू बोला गया है कि ये लोग कैश जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी है, अगर वो अलोकेबल है तो मैं सीजीयू में अलोकेट कर दूंगा, मतलब एक ग्रुप ऑफ एसेट्स में एक और फ्रेंड आ जाएगा गुडविल नाम का, है ना। लेकिन अब वो अलोकेबल नहीं है, मतलब एक और फ्रेंड ऐड हो रहा है क्या? नहीं, वो 4 थे, वो 4 ही है, आईपैड कैमरा माइक वो 4 ही है जो भी है। तो अब क्या करना है? अब वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ठीक है, अब हमें 2 बार इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। कितनी बार? 2 बार करनी पड़ेगी। गुडविल अलोकेबल नहीं है सीजीयू को, तो बोल रहा है एक काम करो, पहले सीजीयू की खुद की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लो विदाउट गुडविल। अब समझे पहले अपन, तुमको सिनेरियो समझ में आ गया कि गुडविल अलोकेबल नहीं है, मतलब ये नहीं बोला है कि दो कंपनी में 2 सीजीयू थे, ये नहीं बोला है कि वे 25% इसको अलोकेट कर दो, 75% इसको अलोकेट करो, ऐसा बोला हुआ नहीं है, ऐसा बोला हुआ नहीं। सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल 1 समरी। सीजीयू 1 टोटल कैरिंग अमाउंट 20 लाख थी, जो ऊपर अपन ने देखी, ये कहा गया, ये 20 लाख थी, है ना। ये तो इसमें केस था अलोकेबल है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अलोकेबल नहीं है, तो यही तक पकड़ो केस को। कितनी थी? 20 लाख, बराबर है? ठीक है ना, ओके। अब देखो, सीजीयू 1 टोटल कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 20 लाख, बराबर है। रिकवरेबल अमाउंट 18 लाख है। मैंने क्या बोला, 2 बार करना पड़ेगा, पहले कर दो बिना गुडविल के, मतलब नॉर्मल केस, इजी वाला केस। ठीक है, डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू, डिटरमाइन कर लिया, स्टेप नंबर 1। डिटरमाइन द इंपेयरमेंट लॉस, रिकवरेबल अमाउंट 18 दिया हुआ, इंपेयरमेंट लॉस 2 आ गया। अलोकेट द इंपेयरमेंट लॉस ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग अमाउंट रेशियो, अलोकेटेड प्रो राटा टू लैपटॉप कैमरा आईपैड। कैसे? 2 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 20, 2 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 20, 2 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 20। क्यों 5 डिवाइड बाय 20? देखो ना प्रेम,
समझा नहीं है? हाँ, 2 लाख का इंपेयरमेंट लॉस है, इसको अपने को ऐड करना है। अब आधी घंटा लेट आया इसलिए आपका इंट्रोडक्शन पूरा मिस हो गया, तो अगर नहीं समझा होगा तो लेक्चर वापस देख लेंगे। अगर आप 5 मिनट लेट आते तो मैं पूरा पढ़ाता वापस से, ठीक है? ओके, क्लियर है? ठीक है, अब सुनो, कहा गया मैं? हाँ, ये हो गया, ठीक है ना? अब देखो, टेबल 2 समरी सीजीए मैंने कवर नहीं किया आपके इसमें ऊपर, ठीक है? इसमें क्या था, एक और सीजी होगी, उसकी कैरिंग अमाउंट थी 16 लाख। कितनी थी? उसने भी 2-3 एसेट्स होंगे, मिला के 16 लाख होंगी। गुडविल ऐड होती क्या उसके अंदर? नहीं, क्योंकि गुडविल अलोकेबल ही नहीं है, बराबर है ना? उसकी 17 लाख की वो थी रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट जो है वो ज्यादा है, मतलब कोई इंपेयरमेंट है ही नहीं, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट और ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट सेम ही रहेगी, बात खत्म, पैसा आ जाओ, ठीक है? ये हो गया। ये अपन ने सबसे पहले बॉटम अप टेस्ट लगा लिया, मतलब नॉर्मल वाला लगा लिया सर। अब देख तेरे पास में क्या आ गया, तेरे पास में आ गया रिवाइज कैरिंग अमाउंट सारे एसेट्स का, आ गया ना? अब सुन, देख, टॉप डाउन टेस्ट कंबाइन कर लो बोल रहा वो, CGU1 CGU2 और गुडविल को। देख, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दूसरा वाला, ठीक है, 2 CG होंगे हाथ में, कितने सीजी होंगे? 2 CG होंगे, करेक्ट है, और बीच में एक गुडविल होगा, ऐसा ट्रायंगल इमेजिन करो। आपने अभी तक क्या लिखा अपने नोट्स में, कितना लिखा आपने? ये लिखा क्या? नहीं ना, 4 स्टेप यही तक लिखे ना? ठीक, एक बार नोट्स में आ जाओ, नोट्स में आ जाओ और ये पूरा बनाओ, थोड़ा फास्ट। चलो चले लिखा, नीचे वाला गोल्डन रूल लिख लो, गोल्डन रूल लिखने के बाद में मेरे को बताना, हाँ? बस रे, क्या कर रहे हैं? लिखो ना, खत्म नहीं हो गया क्या? अरे यार, मेरा बहुत टाइम जा रहा है, चलो। घर पे लिखी हुई अच्छी है, हाँ, है ना? घर पे नहीं है अच्छी लिखी हुई? बहुत हो जाता, धीरे धीरे लिखना पड़ता हाँ, है, धीरे धीरे लिखना पड़ता धीरे धीरे लिखना पड़ता, होता ही। और बहुत हो जाता क्या है, तुमको होमवर्क ही है वो, तुमको पढ़ के लिखना है, इसको बिना पढ़े तो लिख के सेंस ही नहीं है,
रिवीजन है ना वो, लिखा। अब नीचे लिखो, सब हिंदी में लिखो, मतलब इंग्लिश वाली हिंदी। सबसे पहले गद्दार को निकालो, लिखो। सबसे पहले गद्दार को निकालो। सबसे पहले गद्दार को निकालो। ठीक है, हाँ हो गया। चलो अब ये एग्जांपल लिखो, गुडविल केस ए बॉटम अप अप्रोच, ब्रैकेट में अलोकेबल। देखो ये टेबल के ऊपर तक लिखना भाइयों, यही तक लिखना है, सिर्फ लिख दिया गया। लिख दिया, टेबल मत बना लेना। हाँ, और उसमें लिख दो CGU1, लिखो CGU1 हैज एसेट्स आईपैड कैमरा, आईपैड सॉरी लैपटॉप कैमरा आईपैड। CGU1 हैज एसेट्स लैपटॉप कैमरा आईपैड, है ना। और उनकी कैरिंग अमाउंट ब्रैकेट में लिख दो 10 5 5, बस उतना लिख के छोड़ दो। लिख दिया ना, हाँ ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसके आंसर के लिए जगह छोड़ दो, आधा आधा पेज जगह छोड़ दो, इसका आंसर घर पे लिखना, ये वाला। ठीक है ना। अब इसमें नीचे लिखो एक और, लिखो केस 2, केस 2 लिखो। केस 2 लिखो, बोलू क्या? केस 2 लिखो। आ, हाँ केस 2 में ये तो तुम ये तुमने सॉरी केस बोल रहा, CGU1 का लिखा ना, लैपटॉप कैमरा आईपैड। अभी लिखो CGU2, CGU2 लिखो टेबल, लिखो टेबल, टेबल की 10 लाख, टेबल, टेबल 10 लाख, AC मतलब एयर कंडीशन 3 लाख, और पैनल, पैनल, पैनल 3 लाख, PANEL पैनल 3 लाख। लिखा? हाँ लिख दिया ना भाई, ठीक है। दैट्स इट, है ना, इतना है। और बस ठीक है। हाँ रिकवरेबल अमाउंट, केस 1 की रिकवरेबल अमाउंट लिखो, CGU1 की, सॉरी मैं केस क्यों बोल रहा हूँ, CGU1 की रिकवरेबल अमाउंट लिखो 18 लाख, CGU1 की। CGU2 की रिकवरेबल अमाउंट लिखो 17 लाख। लिखा? लिख दिया दोनों? हाँ दोनों के लिए हाफ हाफ पेज, मतलब एक पेज आपको आंसर के लगेगा। तो करना क्या है, 2 CGU दी हुई है, दोनों CGU में मेरे तरफ देखेंगे प्लीज एक बार, अभी लिख लो, मैं रुकता हूं। हो गया? हो गया प्रेम? अब मेरे तरफ देखेंगे। अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, दोनों CGU में गुडविल एलोकेट कर देंगे पहले, ठीक है, फिर अपनी स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, और अगर इंपेयरमेंट लॉस है तो पहले गद्दार को बाहर निकालेंगे, और फिर जो बचा हुआ है वो सबके जो बचे हुए हैं उनकी कैरिंग अमाउंट बांट देंगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बात खत्म, है ना। अब ये मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पे आया तुम्हारे ये अपने नॉन अलाउबल वाले केस में। ठीक है, अब अगले पेज पे आ जाओ, आंसर के लिए पेज छोड़ दो, अब लिख दो केस बी, लिखो केस बी, गुडविल नॉट अलोकेबल बड़े अक्षरों में और डबल अंडरलाइन, गुडविल नॉट अलोकेबल, है ना। ठीक है, अनअलोकेबल उसको लिखो टॉप डाउन अप्रोच। क्या लिखोगे? टॉप डाउन अप्रोच। अलोकेबल बोलो या सिंपल बोलो, उसको बॉटम अप बोलते हैं, है ना। और टॉप डाउन में गुडविल अलोकेबल नहीं होती। हो गया? ठीक है, अब है ना, यही एग्जांपल में अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो अपन ने ऊपर लिखा है, तो उसमें सिर्फ आप डालो नंबर 1, उसके नीचे नंबर 1, स्टेप नंबर 1 लिखो, स्टेप नंबर 1
लिखो आपने ऊपर लिखा हुआ ना रिक्वायर्ड 2 टाइम टेस्टिंग, है ना। स्टेप नंबर 1 लिखो फर्स्ट विदाउट गुडविल, लिखो फर्स्ट विदाउट गुडविल, है ना, बिना गुडविल के कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आंसर में आ जाओ। पहला टेबल बना लो, ऐसा CGU1 का एक टेबल बनाओ, CGU1 का ऐसा बनाओ टेबल, देखो 3 एक बार बना लो। पहला लिखो CGU1 ऐसी हेडिंग CGU1, फिर लिखो लैपटॉप कैमरा आईपैड, इतना ही लिखो बस, हाँ ठीक है। फिर लिखो CGU1 के नीचे लिखो कैरिंग अमाउंट गिवन, रिकवरेबल अमाउंट गिवन, उसके नीचे लिखो ऐसा लिख दिया, और इनकी कैरिंग अमाउंट डाल दिया, और कैरिंग अमाउंट का टोटल निकाल दो 20 लाख रुपए। यहां तक आ गए क्या? ठीक है। अब देखो, है ना, रिकवरेबल अमाउंट में लिख दो 18 लाख, और फिर लिख दो इंपेयरमेंट लॉस 2 लाख, है ना। इंपेयरमेंट लॉस लिख दिया 2 लाख, ये ऐसा 2 लाख लिखा ना। फिर अब वो 2 लाख को अलोकेट करो सब में कैरिंग अमाउंट के बेसिस पे, और रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालो। निकाला क्या? रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल लिया ना, सबका आ गया रिवाइज कैरिंग। अब है ना, अब मेरे को चाहिए, अब ये अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, एक सीजीयू का खत्म हो गया, है ना। दूसरे सीजीयू में लिख दो देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, क्योंकि 17 लाख थी ना उसकी, है ना, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, दूसरे सीजीयू में कोई लॉस नहीं है, और पहले सीजीयू में लॉस था, तुमने अलोकेट करके रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल दिया, ठीक है। तुमको ये तुम्हारा स्टेप नंबर 1 हो गया, मतलब तुमने नॉर्मल तरीके से कर दिया। अभी मेरे को क्या क्या चाहिए वो सुनो। अब मैं स्टेप नंबर 2 में आ रहा हूं कि अब गुडविल अलोकेबल तो नहीं थी, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं सीजीयूज की, किसकी, सीजीयूज की इंडिविजुअल मैं टेस्टिंग कर लूंगा, है ना। अभी मेरे को बताओ CGU1 का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना है, कैलकुलेट करो। हाँ 18 लाख है ना, लिख दो, बड़े अक्षरों में लिख के बॉक्स बना दो। हाँ स्टेप नंबर 2 अपन ने पता है स्टेप नंबर 1 क्यों निकाला, रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए, बस रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए अपन ने स्टेप नंबर 1 निकाला। पहले क्या किया परीक्षित, गुडविल अलोकेबल नहीं थी, ठीक है, तो गुडविल को हटा दिया, बिना गुडविल के पहले इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर ली, तो दोनों सीजीयू की तुमको रिकवरेबल अमाउंट मिल गई, रिवाइज कैरिंग अमाउंट मिल गए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, गुडविल के साथ में करेंगे, ठीक है। ये हो गया, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया जिया, 18 लाख आ गया। CGU2 का रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना है, 16 लाख, मतलब जो कैरिंग अमाउंट है वो है, जो कोई इंपेयरमेंट नहीं हुआ। अब सुनो, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, वो बोलता है कि गुडविल सीजीयूज में अलोकेबल नहीं थी, है ना। मतलब जब हम सीजीयू की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो अगर अलोकेबल होती तो हम सीजीयू में उसको एज एन एक इंडिविजुअल एसेट जोड़ देते थे, लेकिन अलोकेबल नहीं है, तब हम क्या बोल रहे हैं, स्टेप नंबर 2 में हम एज अ होल इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। एज अ होल मतलब पूरे सीजीयू को एक एसेट मान लेंगे, तो CGU1 की रिवाइज कैरिंग अमाउंट ले लेंगे नंबर 1, CGU2 की रिवाइज कैरिंग अमाउंट ले लेंगे नंबर 2, और जो गुडविल है एज अ होल वो अलोकेबल थी ही नहीं, तो वो ले लिया, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए अब, है ना। गुडविल जो अलोकेबल नहीं थी, CGU1 और CGU2 जो अब इंडिविजुअल एसेट हो गए, क्योंकि हमने इसका रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल के सब टेस्टिंग कर चुके, ये रेडी है खाने के लिए। तो CGU1 की रिवाइज कैरिंग अमाउंट, CGU2 की रिवाइज कैरिंग अमाउंट, और गुडविल की अमाउंट, ये तीनों मिला के तुम्हारी कैरिंग अमाउंट होगी नंबर 1, लिख दो नीचे, हेडिंग डालो टॉप डाउन टेस्ट, लिखो टॉप डाउन टेस्ट, लिखा, है ना। अब ऐसा देखो, बोर्ड पे देखो, टेबल बनाओ, कंबाइंड लिखो, पहली हेडिंग कंबाइंड, है ना। राइट में लिखो CGU1 रिवाइज्ड, उसके राइट में लिखो CGU2 रिवाइज्ड, उसके राइट में लिखो गुडविल एज अ होल,
फिर लिखो टोटल और सीए रिवाइज लिखो, कैरिंग अमाउंट रिवाइज्ड, और यहां तक भर दो, इसके आगे मत जाना। भर दिया। सीजी वन रिवाइज के ऊपर लिखो नाउ इट इज वन एसेट, है ना, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, नाउ इट इज वन एसेट, बिकॉज हमने इसकी टेस्टिंग कर दिया। लिख दो वहां पे नाउ इट इज वन एसेट। समझा भूमि, आस्था, समझा देवान जी? नाउ इट इज वन एसेट, वन एसेट लिख दिया। सबका हो गया तो बताओ, यहां तक समझा क्या? पक्का बोलो, ठीक है। अब वापस से अपना नॉर्मल नॉर्मल चालू हो गया, है ना। अभी ये आपको दिया क्वेश्चन में दिया होगा कि कंपनी एज अ होल, क्या दिया होगा? कंपनी एज अ होल ऑल सीजीयूज पुट टुगेदर हैज अ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 35.5 लाख। सीजीयू के क्वेश्चन में कभी भी रिकवरेबल अमाउंट निकालनी नहीं होती, वो देख दे के रखते। निकालनी होती तो वो क्वेश्चन सीए फाइनल या उससे भी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये दिया हुआ रहेगा। ये कितना दिया हुआ लिख दो यहाँ पे, कभी भी ऐसा डैश डैश करने का, हाँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सीजी वन में डैश, टू में डैश, गुडविल में डैश, और 35.5 तुमको दिया हुआ है। करेक्ट आ गया। नॉर्मल देवांशी, नॉर्मल क्या है? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल टू द इम्पेयरमेंट लॉस। निकाल लो, 0.5 आ गया। अब पहले किसको अलॉकेट करेंगे? गद्दार को। गुडविल मत बोलो, गद्दार है वो अपना। किसको करेंगे? गद्दार को। तो गद्दार कितना हो गया अभी? 2 माइनस 0.5 मतलब 1.5। अब नीचे लिखो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, लिखा। उधर देखो 18 लाख, 16 लाख और 1.5 लाख, है ना। और टोटल तुम्हारा 13.5 आएगी, 35.5 आएगी। हो गया क्या? मजा आया? हाँ, इसको तुमको नीचे स्टार मार्क करके लिख दो, ये हो गया तो स्टार मार्क करके बोलो। फॉर लिखो, फॉर गेनिंग फुल कंफर्ट, फॉर गेनिंग फुल कंफर्ट at least 10 examples need to be solved. कितने? at least 10। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सबका ध्यान, फिर हम लोग एक रॉकिंग चीज करने वाले हैं। अच्छे से एकदम, भारत माता की। चलो ठीक है। अब सुनो, गुडविल का देख लिया, सेम टू सेम, हूबहू कॉपी पेस्ट होता है कॉर्पोरेट एसेट्स। जैसा गुडविल अलॉकेबल, कॉर्पोरेट एसेट मतलब आपकी कंपनी की हेड ऑफिस, बिल्डिंग्स, यस, ये भी सब निहत्ते होते हैं, कुछ कमाते नहीं है ये, है ना, बस एग्जीक्यूटिव्स के बैठने के लिए है। तो ये कॉर्पोरेट एसेट्स को भी हमको अलग अलग सीजीयू में बांटना होता है, क्योंकि कमाने वाली यूनिट्स तो वही है, कमाने वाली यूनिट्स तो वही है, कमाने वाले पीपी तो वही है। अब इसको बांटने की भी सेम टू सेम, पहले देख ऐसा दिमाग में एरो बना लेना, अलोकेबल, नॉन अलोकेबल। अलोकेबल मतलब कुछ भी नहीं है, अलोकेट कर दो, फिर नॉर्मल बॉटम अप टेस्ट लगा दो, खत्म बात। अगर अलोकेबल नहीं है तो पहले बॉटम अप टेस्ट लगाओ इंडिविजुअल सीजीयू में, उनका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ले लो, और अब उन सीजीयू को एक एसेट पकड़ लो, और फिर अब उनको टॉप डाउन अप्रोच में कॉर्पोरेट एसेट के साथ में जोड़ के वैसा निकालना। सेम टू सेम केस है, जस्ट लाइक गुडविल, ठीक है, जस्ट लाइक गुडविल। लेकिन एक छोटा सा चेंज है, अगर जब हम लोग अलॉकेट करते हैं और लॉस आता है इंपेयरमेंट का, तो हम पहले गद्दार को हटाते हैं कि तेरे होने के बावजूद भी रिकवरेबल अमाउंट कम हो गया। बराबर लॉजिक समझा के जिया, तेरे होने के बावजूद भी रिकवरेबल अमाउंट कम हो गया, चल बाहर निकल, मतलब तेरा कोई काम नहीं है। लेकिन इधर लॉस अलोकेशन प्रोराटा होता है अक्रॉस ऑल द एसेट। इधर ऐसा नहीं होगा कि सर कॉर्पोरेट एसेट को पूरा खत्म कर दो, कॉर्पोरेट एसेट अपना गद्दार है। क्यों? कॉर्पोरेट एसेट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो बेचारा कंप्यूटर वगैरह के लिए बैठा है वहां पे। वो तो नहीं बोल रहा है कि मैं, जिसने शान पट्टी मारी, जिसने होशियारी करी वो गुडविल था, ये बेचारा क्या होशियारी कर रहा है। तो इसमें फिर इसको मत वाइप आउट करो, सबको
इसको मिला के प्रोराटा बांट दो। तालियां हो जाए यार खुद। समझा क्या? एकदम अच्छे से समझाना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सुनो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब ये ना एक ये एक दूसरा चीज है, इसमें कैसे अलाउट करता था आपको मैं। हाँ अब सुनो, देखो कॉर्पोरेट एसेट में एज इट इज सेम चीज है। आईसीआई एक चीज चेंज करती है इसमें, एक चीज छोटी सी चेंज करती है कि वो बोलती है कि कॉर्पोरेट एसेट को मत उड़ाओ, सबको बांटो। अब हम लोग वहां पे कैसे बांट रहे थे, कैरिंग अमाउंट की, कैसे बांट रहे थे। अब देखो, कॉर्पोरेट एसेट प्रॉब्लम स्टेप नंबर 1, वेट अलोकेशन। हेडक्वार्टर बिल्डिंग इज अलोकेबल, बॉटम अप अप्रोच। एक हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है, वो अलोकेबल है ना। दो ही बात हो सकती है कॉर्पोरेट बिल्डिंग की, या तो अलोकेबल होगी या फिर वो अलोकेबल है तो बॉटम अप अप्रोच आ गया। रिसर्च सेंटर है जो कि अनअलोकेबल है, तो अब यहाँ पे टॉप डाउन, मतलब पहले इंडिविजुअल टेस्टिंग करेंगे, फिर उसको एक एसेट मानेंगे और उनकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट को लेके फिर वापस से बॉटम अप लगा देंगे। ठीक है, ओके। ऐसा एक अजम्पशन लेती है, ठीक है, कि जो अलोकेशन होगा ना, बोले जो अलोकेशन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट इनटू यूजफुल लाइफ। तो देखो, अगर ए बी सी तीन कैरिंग अमाउंट दी हुई है, तीनों की यूजफुल लाइफ भी आपको एग्जाम में दी हुई रहेगी। समझा? आप आपको वेट लगाना है 100 इंटू 10, 150 इंटू 20, 200 इंटू 20, ये आ गया 1:3:4। अलोकेट, अलोकेशन ऑफ एचक्यू बिल्डिंग, अलोकेशन ऑफ एचक्यू बिल्डिंग टोटल 150 था, टोटल 150 था, तो ए बी और सी तीनों में ये रेशियो में चला जाएगा, इनके यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग अबाउट रेशियो। क्लियर है? इसका कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है, क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है, आने के चांसेस भी नहीं है। आया और यूजफुल लाइफ दी रही तो तुम्हारा एक कॉमन सेंस वाला दिमाग क्या बोलेगा कि दी है, मतलब एक कुछ तो हल्का फुल्का याद आ रहा, सर ने बोला था वेटेड, तो तुम उसको फिर वैसा कर देना। कैरिंग अमाउंट को उनके ईयर से मल्टीप्लाई करके फिर जो रिजल्ट आया उस रेशियो में तुमको बांटना है। कोई डाउट है क्या? एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गिवन है, गिवन है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन, ऐसे एग्जांपल लिया ना, ये तो सिर्फ क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, ये अपन कल करेंगे, तो एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया, ठीक है, 8 मार्क मिनिमम। यही तो कारण है कि ये पूछते नहीं, आएंगे भी ना, मैं कसम खा के बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड्स, तुमको बॉटम अप के ऊपर कुछ भी नहीं आ सकता, और गुडविल का आया भी तो सिर्फ अलोकेबल वाला आएगा, विच इज नथिंग अदर देन बॉटम अप। लेकिन मेरा काम पूरा पढ़ाना है, ठीक है। ये सीए फाइनल में आते हैं, इंटर में नहीं आते। उसका कारण क्या है कि या तो वो तेरे को एमसीक्यू में पूछेगा, अब एमसीक्यू में पूछेगा तो वो एक पूरा केस पूछेगा और उसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन होंगे। अब एक क्वेश्चन की औकात कितनी है, 2 मार्क, माइंड बाय लैंग्वेज कितना, 2 मार्क। 2 मार्क के लिए इंपेयरमेंट में देखो वो नॉन अलोकेबल पूछ सकता है क्या, और पूरे 5 क्वेश्चन इंपेयरमेंट के पूछ सकता है क्या, नहीं पूछ सकता। ठीक है, सिर्फ इसमें एक ही चीज हो सकती है कि कभी आया तो 6 मार्क का पूरा एमसीक्यू आएगा, 2 2 2, उसमें भी तू पहले, अगर तेरे को मान लो इसमें प्रॉब्लम भी आ रही है तो जो 3 एमसीक्यू आएंगे ना, तू एक या दो तो सॉल्व कर ही लेगी क्योंकि बॉटम अप पे होंगे। वैसे तो मेरे को ये भी बहुत इजी लगता है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ती, बहुत इजी है, ठीक है। और मैं प्रैक्टिस कराने के लिए बैठा हूँ। चलो, इसके क्वेश्चन बैंक में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मेरे को आपके ऐसी ही प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, और मेरा वादा है कि मैं 10 क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस कराऊंगा, तुमको 10 क्वेश्चन का पूरा सोर्स दूंगा, तुमको इसमें फिट हो जाओगे तुम। और एज अ डिस्क्रिप्टिव तो ये आ ही नहीं सकता, अगर डिस्क्रिप्टिव में ये आ गया तो पक्का तुमको कंसोलिडेशन या अमालगमेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा, फिर वो इजी रहेगा। ठीक है, चल अभी, हाँ ये ले, पीछे दे दे, हाँ ये ले, पीछे दे दे, लो फटाफट लो।
सबको हो गई? सबको हो गई? ये ले, अब हो गई? ठीक है, इसमें आ जाओ तुम अभी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए सब एग्जांपल लाया हूं मैं, मस्त एकदम। मैंने खुद इस एग्जांपल को पढ़ा है और तुम्हारे लिए एकदम यूजफुल है। पढ़े क्या फटाफट? दो सेट लाया था मैं, कितने? दो। मैं आज एक कराऊंगा, ठीक है? सब लोग रेडी है? चलो जिया, पहला वाला पढ़ पढ़ फटाफट फटाफट। Example 1, the retail chain store scenario. A multiple city apparel brand, Style by Limited, owns 50 retail outlets across India. Store A in Mumbai handles its own local sales, generates its own footfalls, and manages its local inventory. Though the purchasing of apparel is centralized at the head office. मतलब वो क्या बोल रहा है कि 50 स्टोर है, 50 स्टोर है बोले, ठीक है? उसमें से मुंबई वाला स्टोर जो है वो खुद अपने फुटफॉल जनरेट करता है, उसका खुद का लोकल सेल है, और वो खुद अपनी इन्वेंट्री मैनेज भी करता है। सिर्फ जो परचेसिंग होती है पूरे 50 स्टोर के लिए वो हेड ऑफिस से होती है। तो आंसर देखो क्या है कि इवन दो प्रोक्योरमेंट इज सेंट्रलाइज्ड, स्टोर ए जो है ना वो खुद अपने कैश फ्लो जनरेट करने के लिए काबिलियत है ना, आर कंप्लीटली आइडेंटिफाइबल एंड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ कैश इनफ्लोज जनरेटेड बाय द अदर रीजनल आउटलेट्स। मतलब मुंबई वाला खुद अपने जनरेट कर रहा है, मतलब मुंबई वाला खुद सीजीयू है। कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है? अब आ जाओ नीचे। एग्जाम्पल 2 पढ़ जिया, The vertical manufacturing डायरेक्टली सिनेरियो पढ़। Heavy Steel Limited has two plants. कितने प्लांट है? दो। Plant 1 processes iron ore into raw steel billets. All steel billets produced by Plant 1 are mandatorily transferred. मैंडेटरीली ट्रांसफर्ड को बॉक्स कर दो। Plant 2 refines the steel billets. मैंडेटरी ट्रांसफर टू प्लांट 2, मतलब ये जो है वन वाला, ये जो भी प्रोड्यूस करता है वो खुद बेच सकता है कि उसको कंपल्सरीली उसको प्लांट 2 में डालना पड़ेगा। आगे Plant 2 refines the steel billets into finished structural components, which are then sold to external infrastructure companies. Plant 1's output cannot be sold in its current raw form due to severe global market constraints. मतलब प्लांट 1 अपना कुछ भी बनाया हुआ माल लोकल मार्केट में बेच नहीं सकता, उसको प्लांट 2 में देना ही पड़ेगा, और प्लांट 2 फिर फिनिश गुड्स बना रहा है। मतलब चेन कैसी हो रही है, यहां से यहां जाएगा प्लांट 2 में, प्लांट 2 से फिनिश गुड्स बनेगा। मतलब ये दोनों प्लांट आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। मतलब क्या है, दोनों मिला के सीजीयू है, दोनों इंडिविजुअली कैश जनरेट। समझ रहा क्या प्रेम? पक्का? आंसर पढ़ो। बिकॉज प्लांट 1 कैन नॉट सेल इट्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक्सटर्नली, एंड प्लांट 2 जो है ना वो भी रिलाई करता है, वो भी रिलाई करता है किस पे? एंटायरली ऑन प्लांट 1 पे। प्लांट 1 डज नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, हेंस दिस इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स विच कैन जनरेट द कैश फ्लो। मतलब प्लांट 1 और प्लांट 2 मिला के सीजीयू ए हो गया, काइंड ऑफ। यस, एवरीबडी विथ मी? एवरीबडी कंफर्टेबल? जोरदार तालियां बजा दो खुद के लिए, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट, पढ़ जिया। 3, डायरेक्ट 3 पढ़ो। A publishing company operates a specific magazine division which represents a single CGU. एक सेकेंड, देखो कभी भी आराम से पढ़ना है ना, तुमने एकदम अच्छा पढ़ा। क्या है कंपनी का? मैगजीन डिवीजन है, और वो खुद एक सीजीयू। मतलब हमारे पहले सीजीयू का नाम क्या है? मैगजीन डिवीजन। मिल गया हमको नाम, इसको मैं डाल देता हूं सीजीयू ए एक बार के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। आगे बढ़ो। Due to an aggressive market shift toward digital media, management runs an impairment test at the end of the fiscal period. मैनेजमेंट क्या बोलता है कि यार एकदम से ना ऑनलाइन ऑनलाइन ज्यादा हो गया, ठीक है? तो हमको लग रहा है कि कुछ इंपेयरमेंट हुआ होगा। हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स देखे थे, उसमें से ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ध्यान दे आस्था, ठीक है? आगे द The carrying amounts of the assets within this specific CGU are goodwill 20 lakhs, printing press machinery 50 lakhs, copyrights and brand names 30 lakhs,
Total carrying amount of CGU is 1 CR। बस अब देखो कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने आपको गुडविल अलोकेट करके दे दिया, है ना। उसने क्या बोला कि ये जो सीजीयू है, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स विद इन दिस स्पेसिफिक सीजीयू, मतलब मैगजीन डिवीजन। उसकी उसमें गुडविल, कंपनी की कोई गुडविल होगी जितनी की भी होगी, उसका जो मैगजीन डिवीजन का शेयर है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिंपल सी बॉटम अप टेस्ट, ठीक है। और तो इनका मिला के कैरिंग अमाउंट भी दे दिया। अब देखो यहाँ पे बोर्ड की तरफ देखो, ऐसा बनता है अपना टेबल, है ना। इसमें अपन क्या बोलते हैं सीजीयू में, इसमें जो कंपोनेंट क्या क्या है, एक है प्रिंटिंग, प्रिंट है, दूसरा क्या है ब्रांड नेम, ब्रांड डाल देता है, तीसरा गुडविल को जीडब्ल्यू डाल देता है ना। प्रिंटिंग का कितना दिया है 50, है ना। ब्रांड का कितना दिया है 30, गुडविल का कितना दिया है 20, और टोटल कितना दिया है 100। इसका नाम डाल दूंगा मैं कैरिंग अमाउंट, बराबर है देवांशी। और ऊपर मैं यहाँ पे डाल दिया सीजीयू ए, सिर्फ अपने सिंप्लिसिटी के लिए, वैसे उसका नाम मैगजीन डिवीजन है, ठीक है। यहाँ पे डालता हूँ रिकवरेबल अमाउंट, क्वेश्चन में दी हुई है। यहाँ पे डैश डैश डैश, यहाँ पे कितनी दी है 65 लाख दी हुई है। फिर एक मैं लाइन खींचता हूँ, ठीक है ना। लाइन खींचता हूँ, लाइन खींचने के बाद में मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस 35 का, यहाँ पे डाल दो आई एल, है ना। एक और लाइन खींच देता हूँ। अब मैंने क्या बोला, पहले किसको निकालना है बाहर, गद्दार को। मैं बारह बोल रहा हूँ, गुडविल कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। गद्दार को बाहर निकालो। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से 20 माइनस कर देता हूँ, तो ये मेरा कितना बचा यहाँ पे नील, करेक्ट है। अब मेरा यहाँ पे कितना बचा 15, अलोकेट करने का बचा ना 15, है ना। अब 15 को मैं 50:30 की रेशियो बांट दूं, कितना कितना हो गया 9.5.625, बराबर लिखा गया, हाँ ठीक है। ये भी लेस हो जाएंगे, टोटल निकालो एक बार, 9.375 प्लस 5.625 प्लस 20, 35 आ रहा है, हाँ। अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालो आर ए, हाँ 40.625 और यहाँ पे 24.375, ठीक है। और टोटल सीजीयू का कितना आ गया 65, वो तो ऑब्वियस है ना। अब देखो आंसर हो रहा क्या मैच, कहा गया आंसर, हाँ अच्छा यही पता क्या मैच हुआ ना ये, हाँ एकदम मैच हुआ, हाँ 93.75 आया इनका, हाँ ठीक है। अपन 9 पॉइंट वैसे कर, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, मजा आया ना। प्रेजेंटेशन समझा कैसे करना है, ठीक है। अभी थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है, और बेटर फील हो रहा है सभी को, ठीक है। अभी नीचे आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। प्रेम पढ़ता क्या, पढ़ जरा। The transport division of an enterprise constitute a distinct CGU. एक सेकेंड, मतलब ट्रांसपोर्ट डिवीजन खुद एक सीजीयू है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया ट्रांसपोर्ट, राइट, इज इक्वल टू सीजीयू ए, बराबर है ना। तुम भी चाहे तो तुम्हारी पेपर पे वर्क कर सकते हो इस पे आगे। Due to sharp regulatory adjustments regarding emissions, its economic performance drastically declines. एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, इंडिकेशन आ गया मैडम, इंडिकेशन आ गया, इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा आगे। The carrying values are goodwill 5 lakh, fleet of truck 40 lakh, service facility building 15 lakhs, total carrying amount of CGU equals to 60 lakh. बराबर है, सेम है ना। टोटल ट्रांसपोर्ट डिवीजन का जो कैरिंग अमाउंट है वो 60 है, और उसका इंडिविजुअल ब्रेकअप भी दिया। कितने अच्छे लोग हैं, गुडविल अलोकेट करके दे दिए। आगे पढ़ो। The recoverable amount of CGU as an aggregate unit is determined to be rupees 40 lakhs. Crucially, the net selling price of fleet of truck is individually verifiable and known to be rupees 38 lakhs. देखो अब यहाँ पे एक कैच है ना। देखो यहाँ तक तो अपना सेम क्वेश्चन था, एज इट इज सेम था। अब इसने क्या बोल दिया कि फ्लीट ऑफ ट्रक्स की नेट सेलिंग प्राइस हमको दिया 38 लाख। ये एक नया कंसेप्ट है जो आईसीआई के स्टडी मेट में छुपा हुआ है, ठीक है। मैं सिर्फ तुमको ज्ञान देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं तुमको सिर्फ ज्ञान, एग्जाम में आएगा क्या मेरे को बिल्कुल पता नहीं। आईसीआई के मटेरियल में सिर्फ 4 वर्ड लिखे हैं इसके लिए,
लेकिन मैंने इस पे क्वेश्चन बनाया, ढूंढ के एक्सट्रैक्ट देके एआई को देके क्वेश्चन बनवाया, क्योंकि वो 4 वर्ड भी इंपॉर्टेंट थे। और वो कैसे तुमको अभी समझ में आएगा। सबसे पहले 40 लाख तक का आंसर निकाल देंगे। ठीक है, निकालो, तुम निकालो। हाँ, बिना प्रेजेंटेशन के निकाल सकते, निकालो, जैसे भी करना है, तुम्हारी इच्छा। देखो मैं क्या बोल रहा, निकालो निकालो, पहले निकाल लो, निकाल लो। मैं क्या टाइम डाल ही रहना, फिर पूरा प्रेजेंटेशन के साथ में निकालो, निकालो ना आंसर, निकालो। टाइम डाल रहे फिर पूरा डालो, अच्छे से करो। कैसे करेंगे प्रेजेंट, जैसे मैंने बताया। तो ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ऐसा 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 कर देता। ठीक है, यहां आ गया मेरा फ्लीट, क्या आ गया, फ्लीट। यहां आ गया मेरा बिल्डिंग, यहां आ गया GW, यहां आ गया टोटल, बराबर है था। अब पहला आ गया मेरा CA। ठीक है, ये आ गया तेरा 40, ये आ गया तेरा 15, ये आ गया तेरा 560, बराबर है। और आगे लिखूंगा अगला स्टेप, डैश डैश डैश, और ये आ गया 40, है ना। फिर लाइन खींच दूंगा, ये आ गया मेरा 20 का IL। पहले गद्दार को बाहर करूंगा, मेरे को तो स्टूडेंट वाली फीलिंग आ रही है यार, एकदम मेरे नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। पहले गद्दार को बाहर कर दूंगा, चल तू बाहर जा, है ना। अब बचा 15, 15 को मैं 40 और 15 के रेशियो में बांट दूंगा। फ्लीट का पता कितना आया, 10.909 आया, है ना। सर इसको माइनस करना पड़ेगा, और बिल्डिंग का 4.091, इसको सर मैं बाहर करना पड़ेगा। फिर मेरी आ गई रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, RA रिवाइज्ड 40 की कितनी आई, ये फ्लीट की 29.091, और बिल्डिंग की 10.909 आ गई, है ना। ये तेरा नील आ गया 0, और तेरा यहाँ पे 40 आ गया होगा। सब लोग यहाँ तक पहुंच गए क्या? अब तो तुमको बहुत इजी लग रहा होगा, नहीं? हाँ जिया, अब इजी लग रहा। प्रियम तेरा आया क्या यहाँ तक, खुद से किया क्या? ठीक है, दिवांशी आया, कोई डाउट है क्या तेरे को? इजी है ना यहाँ तक? ये एग्जाम्पल से तुम्हारा कंसेप्ट और फ्रेश होता जा रहा है, राइट? अच्छा फील हो रहा है? CGU, ठीक है, ये तुम्हारी हद है। इसके आगे तुमको ICI में क्वेश्चन नहीं आ सकता, मैं जवाबदार रहूंगा, पर हम लोग करेंगे वो भी क्वेश्चन जो अपना था ना। पहले पहले ऐसा निकाल लो, फिर रिवाइज कैरिंग अमाउंट सारे CGU के ले लो, और गुडविल भी ले लो, और फिर वापस से ऐसा निकालो। छोड़ेंगे नहीं अपन, अपन अच्छे बच्चे हैं। हो गया क्या बात? यहां तक हो गया। अब सुन मेरी बात, क्वेश्चन में आखिरी लाइन क्या लिखी है, आस्था जोड़ की पढ़। The recoverable amount of CGU. Crucially, the net selling price of the fleet of trucks is individually verifiable and known to be 38 lakhs. वो बोल रहा है इंडिविजुअली ये ट्रक को मैं अगर आज मार्केट में बेचने जाऊं तो 38 लाख का बिकेगा। कितने का? 38 lakhs. अब तुम सच्ची बताओ, तुमने ये पूरा किया, तुमने फ्लीट को कितने पे लेके आ गए? 29.09, है ना। बट आज मार्केट में वो 38 तक बिक सकता। कितने तक? 38. तो तुम 38 से नीचे उसकी इंपेयरमेंट कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना। तो ये क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि फ्लीट को, फ्लीट मतलब ट्रक्स, ट्रक्स को मार्केट में बेचने जाऊंगा तो वो 38 में बिक सकता है, भले ही वो इंडिविजुअल अपने आप में कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन मार्केट में बिक सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम 38 तक उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। कहां तक? अगर ऐसा एडिशनल लाइन आया तो क्या करने का, सिंपल, बहुत सिंपल, क्या करने का, इसको करने का रफ कर दिया, रफ।
अब क्या करने का, यहाँ पे 2 ही लाख डाल सकती तू, क्योंकि 38 के नीचे तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि 38 में तो वो बिकने वाला है मार्केट में, है ना। ये इसका एक एक्सेप्शन है। क्या है? तो हम क्या करेंगे, यहां पे कर देंगे 38। बराबर है। अब सर आप बताओ कि जो रिमेनिंग डालना है लॉस, अब वो कहां डालू? गुडविल तो सर नील हो गया, फ्लीट को मैं 38 के नीचे ला नहीं सकता, तो वो पूरा की पूरा कहा जाएगा? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी जाएगी, कितनी जाएगा यहाँ पे? 4.09 की जगह पे कितना? 13 लाख, है ना। बराबर बोल रही थी का 13, तो बिल्डिंग कितनी बची? 2 लाख। कितनी बची? 2 लाख। अब देखो 38 प्लस 2 40। समझ गया? ऐसा एक भी एडजस्टमेंट ना इंटर में है ना फाइनल में है, बट शुभम सर की दुकान में है। ठीक है, कल को अगर ऐसा लिखा रहा तो ऐसा होगा। अच्छा एक एक सॉरी सर, एक और चीज बोलूं सिर्फ, मान ले यहाँ पे बिल्डिंग के साथ में एक और एसेट भी होता, तो तू क्या करती? उनके कैरिंग अमाउंट में, उनके दोनों के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांट देते, है ना। समझ में आया? ये लिख दो, बात खत्म, पैसा आ जाए। ठीक है, ये तुमको जो प्रिंट आउट दिया ये पूरा यहाँ पे यूज हो गया, है ना। ठीक है, ये प्रिंट आउट को रखना संभाल के, है ना। बेस्ट है कि अपने रजिस्टर में स्टेपलर कर लो उसको। ठीक है, ऐसा एक और प्रिंट आउट में लेके आया। तो मैंने आज, क्या मैं कह सकता हूं भूमि कि बॉटम अप अप्रोच, जहां पे चीजें एलोकेबल है, वो अपना ब्यूटीफुली हो गया। जी आप बोल सकता हूं, दिवांशी बोल सकता हूं, आस्था बोल सकता हूं। अब मेरे तरफ से क्या पेंडिंग है कि सर जो अनअलोकेबल है उसके कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे तो अपना खत्म हो जाता। बराबर है। तो उसमें क्या करेंगे, पहले अपन बॉटम अप लगाएंगे, उसको लेके आ जाएंगे रिवाइज कैरिंग अमाउंट पे, फिर उनको लगा के गुडविल इंक्लूड करेंगे, फिर और फिर वापस से बॉटम अप लगा देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अभी ये बात खत्म हो गई। अभी तुमको क्या करना है, कल अपना आखिरी लेक्चर रहेगा इम्पेयरमेंट का, है ना। तुम्हारा एक होमवर्क है, तुमने अभी तक के सारे करके आए होमवर्क?